उसी का अगला चरण 1857 का विद्रोह हुआ। भारतीय सैनिक काफी ज्यादा नाराज थे और ये सारे सैनिक कहाँ से थे? किसी ना किसी परिवार से जुड़े हुए थे। सैनिक कोई भी होगा तो या तो वो किसान के परिवार से होगा या जमींदार के परिवार से होगा, और वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा था भारत में ब्रिटिश की नीतियों की वजह से, चाहे उनकी भू राजस्व नीतियां हो या उनकी प्रशासनिक नीतियां हो या वेले जिले की सहायक संधि या डलहौजी की विलय नीति, इन सब से प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई कारण क्या है कि भारत में 1857 का विद्रोह हुआ। उसके कुछ कारण हम देखेंगे, भाई प्रशासनिक कारण क्या था, क्यों इन सैनिकों ने इसी समय विद्रोह किया, पहले क्यों नहीं किया, और इस समय किया तो उसके कुछ प्रशासनिक कारण होंगे, साथ में कुछ राजनीतिक कारण होंगे कि भाई राजाओं को अपना राज्य अधिकार छीनने से दिक्कत हो रही होगी, साथ में इन्होंने जो हमारे देश के सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप किया, सामाजिक और आर्थिक इस क्षेत्र में इन्होंने जो हस्तक्षेप किया वो भी एक कारण होगा। उसके बाद हम देखेंगे इसका प्रसार कैसे हुआ और साथ में कुछ नेतृत्वकर्ता जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में विद्रोह को चलाया। उसके बाद जब इन्होंने ये सारी चीजें चलाई थी तो ये असफल कैसे हुआ, असफल होने के कारण क्या थे इसके? इतने सारे सैनिक साथ में आए, उसके बाद भी ये विद्रोह इतना सफल नहीं रहा जितना ऐसे होना चाहिए था। और अगला हमारा देखेगा इसका परिणाम, रिजल्ट क्या निकला, क्या हम लोग कुछ जीत पाए ब्रिटिश से या वैसी ही हालत भारत की बनी रही जैसी थी। और अगला इसके बाद जब इसके परिणाम की व्याख्या की गई तो अलग अलग लोगों ने बताया इसका स्वरूप कैसा था। कुछ बोले सैनिक स्वरूप था, कुछ बोले नहीं सैनिक स्वरूप नहीं था, राष्ट्रीय स्वरूप था। क्या ये राष्ट्रीय आंदोलन था या नहीं, क्या ऐसे हम देश का पहला एक तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन कह सकते हैं या नहीं। और पहले के जो विद्रोह हुए, चाहे किसान विद्रोह हुए हो या जनजातीय विद्रोह हुए, उनसे अगर हम तुलना करेंगे तो इस विद्रोह में और उस विद्रोह में अंतर क्या है। तो ये सारी चीजें हम 1857 के उसमें जानेंगे। सबसे पहला जो कारण प्रशासनिक स्तर पर दिखता है, इन्होंने सिविल सेवा का गठन किया हो या फिर अपने यहाँ पर इन लोगों ने पुलिस सेवा का गठन किया हो, इन सब में कहीं ना कहीं इन लोगों ने भारतीयों के साथ भेदभाव किया। जैसे पुलिस जो इसलिए बनाई गई कि भारतीय लोगों को दबाया जा सके, अगर भारतीय लोग कोई भी विद्रोह करते हैं उसे दबाने की कोशिश करती थी पुलिस। साथ में ही जो भी इनका प्रशासन था उसका मेन मकसद अपने मातृ देश, इनका जो मातृ देश कौन था, ब्रिटेन, उस मातृ देश के लिए लाभ कमाना। तो इन्होंने कभी भी अपने प्रशासन में भारतीय जनता की बात ही नहीं की। इसकी वजह से भारतीयों के साथ भेदभाव बढ़ा और अंग्रेज हमेशा ये चीज मानते थे कि नस्लीय स्तर पर हम लोग गोरे हैं और इस वजह से गोरे लोगों को ज्यादा अधिकार है एज कम्पेयर टू भारत में जो काले या थोड़े से गेहुआ रंग वाले जो लोग रहते हैं उनकी तुलना में। तो ये हमेशा हमारे साथ भेदभाव करते रहे और साथ में सिविल सेवा के चयन में भी ये लोग भारतीय लोगों को शामिल ही नहीं करते थे। और कॉर्नवालिस तो बोलता है कि हर भारतीय करप्ट है, भ्रष्टाचारी है, और भ्रष्टाचारी लोगों को अगर हम लोग सिविल सेवा में शामिल करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग चल ही नहीं पाएंगे। तो इनकी जो नीति थी, चाहे डलहौजी की विलय नीति हो, जिन्होंने सबसे पहले गोद निषेध के आधार पर, जैसे झांसी का जो क्षेत्र था उसको गोद निषेध के आधार पर लिया कि भाई आपके पास कोई पैतृक वारिस नहीं है और आप गोद ले नहीं सकते किसी को, तो इसलिए जो आपका जो क्षेत्र है वो ब्रिटिश का हुआ। ऐसे ही वेले जली ने सेना के बदले पहले तो राजाओं को फंसाया कि भाई हम आपको सैनिक देंगे, आपकी सहायता करेंगे, और उनसे सहायक संधि कर ली। और सहायक संधि के बाद
उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे उस राज्य पर नियंत्रण भी कर लिया। जो सैनिक होते थे वो अंग्रेज होते थे, और अंग्रेज लोग जो चीज बोलते थे राजा को वो माननी पड़ती थी। और अगर राजा ने नहीं मानी तो अंग्रेज अपने सैनिकों को थोड़ा बोल सकते हैं ना कि इस राजा को ही उड़ा दो। मान लीजिए राजा का मन हो रहा है कि कोल्ड ड्रिंक पीना है, उसे लग रहा है पेप्सी पियो, लेकिन अंग्रेजों ने बोला नहीं, तुम्हें पेप्सी नहीं पीनी, हम माजा लेके आए तो माजा पियो। तो इस तरीके का डिसीजन लेने का अधिकार भी अब राजा के पास नहीं था। और राजा के पास जब ये अधिकार नहीं होगा तो राजा किस बात का, तो राजाओं में भी असंतुष्टि आई और उन्हें लगा ब्रिटिश की जो प्रशासनिक नीति है वो कभी हमें न्याय नहीं देंगे। और इसी से जुड़ा हुआ इनका जो नीति था, हड़प का नीति। ये लोग धीरे धीरे भारतीय क्षेत्रों को हड़प कर रहे। जैसे हमने देखा 1772 में इन लोगों ने बंगाल को हड़प किया, उसके बाद 1799 में मैसूर को हड़प किया, उसके बाद मराठा, मराठा के बाद पंजाब, इन सारे क्षेत्रों को कहीं ना कहीं ब्रिटिश लोगों ने हड़प किया। और जो इनके सहयोगी देश थे जैसे अवध, अवध ने इनका काफी साथ दिया, उसके बावजूद भी डलहौजी ने कुशासन के आरोप में अवध को शामिल कर लिया। तो इससे सब राजाओं को और हमारे लोगों को एक चीज समझ आई कि ब्रिटिश लोग हमें कुछ मानते ही नहीं, और इनका एक मेन मकसद बस इतना ही है कि भारतीय लोगों का शोषण किया जाए। और जब इन्होंने ये सारी चीजें की तो जो सैनिक लोग थे उनके माँ बाप भी इन देशों में, राज्यों में रहते थे, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं चोट पहुंची। और जब उन्हें चोट पहुंची तो उन्हें लगा कि ब्रिटिश लोग सही आदमी नहीं है, इन लोगों ने हमारा शोषण किया है राजनीतिक स्तर पर। और जब इन्होंने राजनीतिक स्तर पर हमारे जो राज्य थे उनको शामिल कर लिया तो कहीं ना कहीं आर्थिक पिछड़ापन भी हमारा सामने आया। कैसे? ये जो राजा लोग थे यही लोगों को काम देते थे। अगर किसी ने बढ़िया सा म्यूजिक सुना दिया या गाना सुना दिया कालिदास ने, तो उसके ऊपर हार बार फेंक देते थे तो उसकी काम चल जाता था। ऐसे ही अगर कोई अच्छा कामगार है, अच्छा कपड़ा बनाएगा, अच्छा बुनकर होगा, तो उसको भी ये कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाते थे। लेकिन ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, भारत की जो अर्थव्यवस्था दो पिलर पे थी, एक तो कृषि और दूसरा शिल्पकार, इस अर्थव्यवस्था के दोनों पैरों को तोड़ दिया, या दोनों जो पहिए थे उनको तोड़ दिया। कैसे? कृषि में वाणिज्यीकरण की नीति लाए, और हमारे देश में पहले जीवन के लिए खेती की जाती थी, भाई खाना हो जाए, अपने लोगों को खाना मिल जाए, उसके बाद नकदी फसल उगाएंगे। इन्होंने बोला नहीं, वाणिज्यीकरण, तुम्हें नकदी फसल उगानी है और कौन सी नकदी फसल उगानी है ये हम बताएंगे। और साथ में हम लोगों को पैसा तो मिलता ही नहीं था, तो इन लोगों ने हमसे नील, अफीम, कपास, इन सब की खेती करवाई। लेकिन हम लोगों के पास ना खाना है और ना बाजार मूल्य है इन नकदी फसलों का कि भाई हमारे पास इतना पैसा हो जाए कि हम खाना खरीद लें। इससे हमारी कृषि पिछड़ी, और जब कृषि पिछड़ी तो कृषकों के बहुत सारे बच्चे सेना में भी थे, और जब उन बच्चों के माँ बाप को दिक्कत होगी तो उन्हें भी दिक्कत होगी कहीं ना कहीं। और इस वाणिज्यिकरण से कृषक जो है वो ऋण जाल में फंस गए, और धीरे धीरे वो सुसाइड भी करने लगे। जब कर्ज नहीं दिया जाता तो समाज में इज्जत कैसी रह जाती है, उसका भी उन पर फर्क पड़ा। ऐसे ये जो शिल्पकार थे इनको राजा सपोर्ट करते थे, राजा इनसे अलग अलग चीजें बनवाते थे, किसी से नक्काशी करवाते थे, तो इन शिल्पकारों का जीवन यापन करता था। और अगर किसी फैमिली में 5 सदस्य थे, उनमें से अगर 2 शिल्पकार थे तो कम से कम 2 लोग मंथली इनकम तो लेके आ रहे हैं, उनकी सैलरी फिक्स है, और कृषि वाले खाने का कर देते हैं, तो हमारे देश की जीडीपी चल जाती है। लेकिन इन्होंने एक तरफ कृषि को, दूसरी तरफ भारत में मुक्त व्यापार नीति लॉन्च करके और रेलवे का विकास करके इन्होंने भारतीय शिल्पकार या जो कामगार जो भी प्रोडक्ट बनाते थे उनको भारतीय बाजार से भी छीन लिया, क्योंकि अपने बाजार में अपने उत्पाद जो थे उन पर एक कर 0 लगाते थे और भारतीय उत्पादों पर कर 600%। इस वजह से भारतीय उत्पाद महंगे हो गए। जैसे आज के टाइम में हम देखें, मेक इन इंडिया को और बढ़ाना है,
लेकिन चाइना का अगर उत्पाद भारत में सस्ता मिलेगा तो हम लोग कुछ टाइम तक देशभक्ति चलेगी, लेकिन उसके बाद हम लोग सोचेंगे भाई जेब का खर्च है, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो दिवाली हो, होली हो, हम उन चीजों को यूज करेंगे जो थोड़ी सस्ती मिलेगी। ऐसे ही यहाँ पे हुआ, ब्रिटेन का सामान सस्ता, भारतीय सामान महंगा। और दूसरा, भारतीय सामान किससे बन रहा? हाथ से। दूसरा, भारतीयों के पास और राजा का आश्रय भी नहीं रहा कि राजा उनको थोड़ा सा सपोर्ट कर दे, वो भी उनके पास नहीं है। तो ये शिल्पकार, ये लोग भी बेचारे मजबूरी में कृषि पर निर्भर हो गए। और कृषि पहले से ही पिछड़ी थी, और ज्यादा पिछड़ी हुई। और इस वजह से हमारे देश में गरीबी, अकाल, ऋणग्रस्तता, बेरोजगारी, ये सारी चीजें भारतीय समाज में फैल गई। और जब किसी के पास पैसा कम होता है और किसी बड़े आदमी को वो देखता है, तो उसे लगता है कि भाई उसने हमारा शोषण किया। और हकीकत में ब्रिटिश लोगों ने हमारा शोषण किया। इन्होंने रेलवे का विकास किया, लेकिन रेलवे की पटरियां कहाँ बनाई? ब्रिटेन में बना के भारत में लेके आए। उसकी वजह से हम लोगों को ना रोजगार मिला और हमारी धन संपत्ति गई, जिसको दादा भाई नेहरू जी कहते हैं धन की निकासी। धन की निकासी का मतलब क्या होता है कि मान लो सिंपल सा हम एग्जांपल ले लें, आप चिप्स लेने गए 10 रुपए का किसी दुकान के पास। आप चिप्स लेने गए तो दुकानदार ने आपसे 10 रुपए भी ले लिए, बदले में आपको चिप्स भी नहीं दिया। और साथ में जब आपने विरोध किया तो आपको पिटाई भी लगाई। ऐसे ही ब्रिटिश लोग करते थे। भारतीय पैसा भी लिया भू राजस्व के रूप में, और बदले में हमें कुछ मिला भी नहीं। और मिला क्या? पिटाई। जलियांवाला बाग केस, सही भगत सिंह को फांसी, ये सारी चीजें ब्रिटिश लोगों ने की। तो हमारे देश का काफी ज्यादा आर्थिक स्तर पर शोषण हुआ। और इनकी जो भू राजस्व नीति थी वो भी ऐसी थी जिसमें किसानों के लिए कुछ नहीं था। जो भी चीजें थी वो ब्रिटिश वाले लोगों के लिए थी। एक और कारण इसका होने का, भू राजस्व नीति इनकी, जिसे हम आर्थिक कारण भी देख सकते हैं। भू राजस्व नीति, भारत में पहले भी किसानों से भू राजस्व वसूला जाता था, बट पहले वो उत्पादन में हिस्सा होता था कि भाई अगर किसान 300 केजी फूड कर रहा है तो उसमें से 1/3 100 केजी किसको दे दे? राजा को दे दे। लेकिन ब्रिटिश वाले ने बोला नहीं नहीं नहीं, ये उत्पादन में हिस्सा नहीं है, ये आपको जो जमीन दी है ना उसका हम लोग किराया ले रहे हैं। और जब किराया लेते हैं तो आप चाहे रहो या ना रहो, आप लोग खेती करो या मत करो, आपके यहाँ बाढ़ आए, सूखा आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को भू राजस्व देना है, और अगर आप भू राजस्व नहीं देंगे तो जमीन के मालिक आप लोग। तो इन्होंने किसानों को बेदखल कर दिया, ऋण जाल में फंसा दिया। और किसान जो भू राजस्व नहीं दे पाए उनको उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया। और साथ में ही इनकी जो न्यायिक प्रणाली थी, जिसकी शुरुआती भूमि विवादों की वजह से हुई, उस न्यायिक प्रणाली ने भी किसानों का, गरीबों का और भारत की आम जनता का काफी शोषण, उसमें न्याय मिलता ही नहीं था। क्योंकि इंग्लिश भाषा का यूज किया जाता था, भारतीय किसान को इंग्लिश भाषा पता नहीं थी। तो ब्रिटिश के ही जो बड़े बड़े अधिकारी थे वो उस जमीन को हड़प लेते थे, और उनके पास ही ज्यादातर जमीन, या उनके जो दोस्त होते थे जमींदार, जो इनको पार्टियां दिया करते थे या गिफ्ट दिया करते थे, उनके पास सारी जमीन हो जाती। तो इससे भी कहीं ना कहीं पिछड़ापन आया। तो पहला हमने जो कारण जाना प्रशासनिक, दूसरा हमने जाना राजनीतिक, तीसरा हमने कारण जाना आर्थिक, जिसमें न्यायिक प्रणाली की भी एक भूमिका थी। अगला जो कारण है कि और ये क्यों हुआ, एक और कारण सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर जो इन्होंने हमारी समाज में हस्तक्षेप किया। ये बोला करते थे कि भारतीय समाज काफी पिछड़ा है, भारतीय लोगों को ना पहनना आता है, ना बोलना आता है, ना इनके पास शिक्षा है, और ये लोग गंवार हैं, इनको अभी कुछ पता ही नहीं है। और हम लोग गोरे हैं, और हमें भगवान ने बोला है कि भाई गोरी चमड़ी वाले हो आप लोग, तो आप इन काले लोगों को सही करके आओ। इसलिए ये बोलते थे देखो, आप लोगों को अगर सही करना है तो तुम्हारे सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पे हमें कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया, 1829 में सती प्रथा अधिनियम लाया, जो अच्छा भी था।
चलो भारतीयों को 1833 में दास प्रथा लेके आए कि दास प्रथा को खत्म कर दिया जाएगा। ऐसे ऐसे ये लेके आए। साथ में ही विवाह की जो उम्र थी महिला के लिए उसको भी बढ़ा दिया, पहले 10 से 12, फिर 12 से 14। लेकिन इन सारी चीजों से हमारे जो लोग थे वो जाते, वो बोले देखो ठीक है हमारे समाज में कुछ कमियां है, हर समाज में कुछ कमियां होती है, लेकिन इन कमियों को दूर करने का अधिकार आपको किसने दिया? हम लोग खुद भी तो इन कमियों को दूर कर सकते हैं ना। आप लोग हमें विधानसभा दो, संसद दो, हम लोगों की राय लो, तब जाकर सुधार होगा। आप लोगों के कहने से कुछ नहीं होगा। और साथ में इन्होंने जो शिक्षा प्रणाली भारत में लॉन्च की, उस शिक्षा प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 1813 के अधिनियम के बाद, जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई तो इन्होंने एक तो मुक्त व्यापार नीति लॉन्च की, जिसमें भारत से आयात और निर्यात आसान हो, और दूसरा भारत में एक शिक्षा प्रणाली लॉन्च की, जिसमें बोला गया भारत में हर साल में, एक साल में 1 लाख रुपए लोन खर्च किया जाए। लेकिन इस शिक्षा नीति का मकसद भारतीयों को पढ़ाना नहीं था, इस शिक्षा नीति का मकसद क्लर्क तैयार करना था जो इनके काम आ सके, और साथ में ही उनके विचारों में ऐसे भारतीय तैयार करना जो रंग रूप में तो भारतीय हो, बट आचार विचार में पूरे अंग्रेज। आचार विचार में अंग्रेज होंगे तो अंग्रेजों के समर्थक भी होंगे। साथ में अगर इनको कोट पैंट पहनना अच्छा लगेगा तो एक कुर्ता पजामा का बायकॉट भी करेंगे। तो कोट पैंट हम लोग बनाते हैं और हमारा सामान बिकेगा, टी शर्ट पहनेंगे, साथ में ये लोग बीड़ी नहीं पियेंगे, सिगरेट पियेंगे। तो ऐसे लोग इन्होंने बनाए अपनी शिक्षा नीति के तहत, जिससे इन लोगों को लाभ हो सके, और ये मध्य वर्ग इनके साथ रहा। इससे क्या हुआ? दूरियां बढ़ी। ये जो शिक्षित वर्ग था ये अपने आप को एलिट समझने लगा, थोड़ा सा बड़ा, इंग्लिश बोलता था, थोड़े से मंथली सैलरी मिलती थी, और ये कहीं ना कहीं विषमता करने लगा भारतीय लोगों से। तो जो विषमता थी इसका आक्रोश भी कहीं ना कहीं दिखा, और हम लोगों को समझ आया कि इन्होंने जो सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पे हमारे देश में परिवर्तन किए हैं, उसी का परिणाम ये वाली चीजें भी हमारे देश में हुई। और अगला सैनिक कारण, जिसकी वजह से इसे सैनिक विद्रोह भी कहते हैं। सैनिक कारण का सबसे बड़ा रीजन, भारतीय लोग जो सेना में थे, पहली बात उनके साथ भेदभाव किया जाता था खान पान के आधार पर। ब्रिटिश के जो यूरोपियन लोग हैं उनका खाना अलग बनता था, भारतीय लोग सैनिकों का खाना अलग बनता था। ब्रिटिश के सैनिकों के लिए रहने के लिए आवास अलग, भारतीय सैनिकों के लिए आवास अलग। साथ में चाहे खान पान आप ले लो या फिर रहन सहन ले लो या फिर वेतन, वेतन भी अलग अलग मिलता था, चाहे सेमी पोस्ट पे हो। सेमी दोनों लोग एग्जाम क्लियर किए उसमें पास हुए तो उनके बीच भी भेदभाव होता था इस बेस पे कि ये यूरोपियन है और ये भारतीय है। और साथ ही भारतीय लोगों को सूबेदार से ऊपर बढ़ने नहीं दिया था। कोई भी भारतीय अधिकारी ऊपर तक गया ही नहीं, उसको प्रमोशन ही नहीं मिलता था। तो इस वजह से उनमें थोड़ा सा असंतुष्टि थी। और साथ में जो भारतीय सैनिक अपने धर्म के लिए कोई दाढ़ी रखता था, कोई मूछें रखता था, कोई तिलक लगाता था, कोई कलाया बांधता था, कोई पगड़ी पहनता था, उस धार्मिक प्रथा को भी इन लोगों ने बंद कर दिया, बैन लगा दिया उस पर। बोले आप लोग सैनिक हो और आप लोगों को कोई भी चीज करने का कोई अधिकार नहीं। इससे उनकी धार्मिक पहचान पर, उनकी संस्कृति पर चोट पहुंची, आत्मविश्वास को थोड़ा आघात हुआ, और सैनिकों ने फिर इसका परिणाम सैनिक विद्रोह के रूप में किया। और इन सब के बाद जो लास्ट जो कारण था तात्कालिक रूप से, ये तो हमने देखे जो इनकी जो नीति थी उसकी वजह से हुआ। तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस। मंगल पांडे जी एक ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए थे, तो वो एक बार ऐसे ही पूजा पाठ करके आ रहे थे मंदिर से। मंदिर से आते वक्त एक
निचली जाति का व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है। झाड़ू इनसे छिप गई तो उन्होंने उसको बोला मेरे को अछूत कर दिया तुम। तो वो निचली जाति वाला बोला हमने अछूत कर दिया, लेकिन आप लोग जो डेली कारतूस यूज करते हो और उसे मुंह से निकालते हो जिसमें चर्बी रहती है, उसका क्या? तो मंगल पांडे जी थोड़े सरवर गए, ऐसे कैसे झूठ बोलते हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बोले हो नहीं सकता, हम ही लोग वो चर्बी निकाल के आते हैं। तो मंगल पांडे ने उससे बोला दिखाओ मुझे कहाँ। तो वो लेके गया और जब उसने देखा छावनी के अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ कारतूस को सॉफ्ट बनाने के लिए नए कारतूस इन लोगों ने लॉन्च किए थे, और उसमें चर्बी का यूज किया जाता था कारतूस को जल्दी निकालने के लिए, क्योंकि वो सॉफ्ट होता था रबड़ की तरह। जब मंगल पांडे को ये चीजें पता चली तो उसने अपने सैनिक अधिकारियों से बोला। सैनिक अधिकारी बोले हाँ यूज करते हैं। पहले तो उन्होंने बताया नहीं, बाद में उन्होंने बताया, लेकिन मंगल पांडे ने बोला आपने हमें बताया क्यों नहीं कि आप लोग ऐसा करते हो? तो बोले आप कौन होते हो हमसे पूछने वाले? तो इसी बात को लेकर विवाद बढ़ा। फिर मंगल पांडे जिस छावनी से थे बहरामपुर बंगाल में, उन्होंने सबसे पहले अपने अधिकारियों पर अटैक कर दिया। तो चर्बी वाला कारतूस जो था जिसमें गाय और सुअर का मीट यूज किया जाता था, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र थी और सुअर मुस्लिम के लिए, तो इससे उन्हें लगा कि हमारे धर्म पे चोट हुई है। और जब इसकी सूचना मंगल पांडे जी ने और सैनिकों को दी तो वो सो लोग भड़क गए, और उसके बाद उन्हें समझ आया कि हम सबका एक ही शत्रु है, वो है अंग्रेज, और ये लोग हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। तो इन कारणों की वजह से हमारे देश में 1857 का विद्रोह हुआ। कुछ ब्रिटिश की सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक नीतियां, साथ में न्यायिक प्रणाली, सैनिकों के साथ भेदभाव और तात्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस, इसकी वजह से 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई। अगला जो पॉइंट आता है कि भाई इसका प्रसार कैसे हुआ। कारण तो पता चल गया, सारे सैनिकों को पता था कि भाई ये इन्होंने हमारे साथ गलत किया है। जब मन होता है तब गोद लेने की प्रथा को शामिल कर देते हैं, जब मन नहीं होता तो नहीं करते। जब मन होता है विधवा प्रथा को बंद कर देते हैं, और मन होता है तो विधवा प्रथा को चला देते हैं। इन सारी चीजों से सैनिकों को ऐसा लग रहा था कि भाई हमारे आत्मविश्वास पर, हमारी संस्कृति पर कोई प्रश्न उठा रहा है, हमारे धर्म पर, हमारे ज्ञान पर, और इसी के कारण इसकी शुरुआत हुई। और फिर अगला चरण आता है प्रसार। प्रसार का जो पहला चरण इसका रहा, सबसे पहले चर्बी वाले कारतूस को लेकर ही बंगाल में सैनिकों ने विद्रोह किया। और बंगाल में एक सैन्य छावनी थी जिसका नाम था बहरामपुर। सैनिकों ने राजाओं के साथ मिलकर, जिन राजाओं को हटा दिया था उनके साथ मिलकर एक छोटी सी रणनीति बनाई कि हम लोग एक साथ जो दो छावनियां हैं या दो टुकड़ी हैं वो ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह करेंगे। लेकिन ये बात ब्रिटिश लोगों को पता चली। एक सैनिक था और उसकी पत्नी थी। तो उसकी पत्नी से उसने बोला आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो उसकी पत्नी ने पूछा क्या होने वाला है, तो उसने बता दिया हम लोग विद्रोह करने वाले। वो जो उसकी वाइफ थी वो अंग्रेजी महिला के एक बच्चे को पालती थी, और वो उस बच्चे से काफी ज्यादा लगाव करती थी। तो उसने अपनी मैम साहब को बोल दिया कि आज आप लोग निकल जाओ, बहुत बुरा होने वाला है। तो उसकी मैडम ने उससे पूछा कि क्या होने वाला है, और वो एक सैनिक अधिकारी की पत्नी थी, उसने अपने पति को बता दी। ऐसे करके जो इंफॉर्मेशन थी वो लीक हो गई, और ब्रिटिश ने इस बात को पहले से ही भांप लिया। तो इन्होंने क्या किया, इन सैन्य छावनियों को अलग अलग कर दिया। लेकिन बहरामपुर छावनी के जो एक सैनिक थे मंगल पांडे, वो रुकना ही नहीं चाहते थे। और फिर उसके बाद बैरकपुर सैन्य छावनी के पास जब परेड चल रही थी
तो मंगल पांडे ने अपने अधिकारी जो थे उन पर गोली चला दी और उनको मार दी। और यहीं से इसकी जो शुरुआत है वो होती है। तो सबसे पहले मंगल पांडे जी गोली चलाते हैं और मंगल पांडे के बाद और सैनिक भी गोलियां चलाना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर उसके बाद ये बात पहुंचती है मेरठ छावनी के पास, और मेरठ छावनी काफी ज्यादा संगठित थी, एकत्रित थी। और उनको एक और अच्छी बात क्या थी, उन्हें एक नेता भी मिला था सैनिकों में से। तो वास्तव में वास्तविक जो शुरुआत हुई वो मेरठ छावनी से हुई। और मेरठ छावनी ने उद्देश्य बनाया कि हम लोग मेरठ से दिल्ली जाएंगे। दिल्ली क्यों? क्योंकि दिल्ली मुगलों की राजधानी थी और भारत का एक केंद्र थी। तो वो लोग चाहते थे हमारा एक लीडर बने, और जो मुगलों के अंतिम रूलर वहां रूल कर रहे थे बहादुर शाह जफर, उन्हीं को हम नेता बनाए। तो इसके लिए हम लोग मेरठ छावनी से होते हुए दिल्ली के तरफ जाएंगे, ये इन्होंने बनाया। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में बरेली छावनी का नेतृत्व एक और लीडर कर रहे थे जिनका नाम था खान बहादुर खान। खान बहादुर खान ये बरेली की जो यूनिट थी उसका नेतृत्व कर रहे थे। बेगम हजरत महल वो लखनऊ में थी। ऐसे कर करके धीरे धीरे मेरठ से और भी तात्या टोपे, झांसी से झांसी की रानी, इन सब लोगों ने धीरे धीरे विद्रोह को बढ़ावा दिया और धीरे धीरे इस विद्रोह की आंच पूरे देश में फैल गई। और फिर उसके बाद बिहार, अवध, उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में इस विद्रोह का जो प्रसार है वो हुआ। और शुरुआत में इन सैनिकों के पास इतनी ताकत थी, इन्होंने बहुत सारे जितने भी अंग्रेज सैनिक आए उन सबको मारा, लेकिन ये असफल हो गया। और उसके कुछ कारण थे। नीति तो बनाई, पर एक सबसे बड़ा कारण, असफलता के जो कारण थे, जो हमारा अगला पॉइंट है, इनके पास किसी नेतृत्व का अभाव था। ये लोग लड़ तो रहे थे लेकिन अलग अलग। मेरठ से कुछ सैनिक अपने हिसाब से लड़ रहे हैं, कुछ सैनिक बंगाल में लड़ रहे हैं, कुछ सैनिक बरेली में लड़ रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई केंद्रीकृत रणनीति नहीं है कि भाई अगर हम लोग लड़ रहे हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है। और दूसरा, इन लोगों का दमन करने में ब्रिटिश को आसानी हुई, क्योंकि ये लोग साथ में यूनिट नहीं है भाई कौन किसको बचाएगा, कौन किसकी हेल्प करेगा बैकअप करने के लिए जब ब्रिटिश लोग आएंगे। ऐसी रणनीति इन्होंने बनाई नहीं। एक तो इनको टाइम कम मिला, और दूसरा जो रणनीति बनाई थी वो पहले फेल हो चुकी थी। तो इससे ब्रिटिश लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में होने की वजह से, और ये सारे एक साथ सैनिक ना होने की वजह से दमन करने में ब्रिटिश लोगों को आसानी हुई। तो पहला ये अलग अलग क्षेत्रों में हुआ, और इससे ब्रिटिश लोगों से ये सीमित जो प्रसार हुआ उसे रोकने में उनको आसानी मिली। और दूसरा बड़ा कारण, कुछ भारतीयों का इन्हें साथ नहीं मिला। जैसे पंजाब के जो सैनिक थे वो इनके साथ नहीं थे, दक्षिण भारत के जो सैनिक थे वो भी इनके साथ नहीं थे, दक्षिण भारत में भी इसका प्रसार नहीं हुआ। साथ में ही मध्य वर्ग जो था, जो शिक्षित था, वो भी समझते थे लोकतंत्र की बात हो रही है, अभी भी हिंसा पे तुले हुए हैं। डिमांड क्या कर रहे हैं, हमारी धर्म को बचाओ, हमारी जाति को बचाओ, सती प्रथा को बचाओ। तो मध्य वर्ग और शिक्षित लोगों को इन पे भरोसा ही नहीं था, बोले क्या फालतू में लड़ रहे हैं। तो शिक्षित वर्ग और मध्य वर्ग इनके साथ ही नहीं है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रणनीति बनाने के लिए, क्योंकि उसके पास वो दिमाग है। तो मध्य वर्ग ने इसका साथ नहीं दिया। और साथ में ही कुछ ऐसे शासक थे
जो ब्रिटिश के साथ ही थे। जैसे हैदराबाद का निजाम, ये ब्रिटिश के साथ दे रहा था। पंजाब के जो राजा थे वो भी ब्रिटिश का साथ दे रहे थे। इस वजह से ब्रिटिश को बांध की तरह इन राज्यों ने काम किया और इन लोगों ने ब्रिटिश लोगों की सहायता की कि भाई कैसे आप लोग इस चीज को रोक सकते हो। और इनके पास नेतृत्व में कौन थे? बहादुर शाह जफर, एक बुजुर्ग आदमी, और जिसके पास ताकत कुछ नहीं, जिसकी ताकत सिर्फ लाल किले तक से। तो इनको पास कोई नेतृत्व करता भी नहीं था जो इनको एक बढ़िया, जैसे आधुनिक भारत में हमें गांधी जी दिखते हैं जो सारी जनता को एक साथ ला, सुभाष चंद्र बोस जी दिखते हैं जो आईएनए चलाते हैं, ऐसा कोई कुशल नेतृत्व इनके पास नहीं था। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश के पास बहुत अच्छे अच्छे अधिकारी और साथ में ही अधिकारियों के साथ साथ वो सेना जो काफी ज्यादा मजबूत थी और इसके साथ मिलकर उन्होंने इसका दमन कर दिया। और ब्रिटिश के पास आधुनिक हथियार भी हैं। आधुनिक हथियार होने की वजह से ये लोग अभी तलवारबाजी और थोड़ा सा मसीहावादी भी कि हाँ भाई हम लोग इनको हरा देंगे, लेकिन ना कोई रणनीति है, ना कोई आर्थिक राजस्व है, ना कोई सैन्य संगठन है, ना कोई अस्त्र शस्त्र है। ब्रिटिश के पास कुशल नेतृत्व है, एक केंद्रीकृत शासन है और साथ में उनके पास योग्य अधिकारी हैं। इन सब की वजह से भी कहीं ना कहीं 1857 का जो विद्रोह था वो दब गया और साथ में उनके पास भारत में भी कुछ राजाओं का समर्थन, कुछ सैनिकों का समर्थन, और असली बात ये भारत के पूरे क्षेत्र में नहीं फैला। इस वजह से ब्रिटिश लोगों को इसको दमन करने में सहायता मिली और इस वजह से ये काफी असफल भी रहा। तो ये इसकी असफलता के कारण थे कि भाई ये विद्रोह इतना सफल क्यों नहीं हो पाया। तो पहला कुशल नेतृत्व का अभाव, दूसरा कुछ भारतीयों ने ही, अलग अलग राजाओं ने भी और मध्य वर्ग ने भी इन लोगों का साथ नहीं दिया, या तो ब्रिटिश लोगों के साथ रहे या न्यूट्रल रहे, बीच में किसी के भी साथ रहे। इस वजह से इनके पास और हैदराबाद के निजाम ये सब लोग उनकी सहायता कर रहे थे। साथ में सैनिकों में भी एकजुटता नहीं थी, सारे भारतीय सैनिक साथ नहीं आए, मद्रास के नहीं आए, पंजाब के नहीं आए, उन्होंने भी इनका साथ नहीं दिया। इस वजह से भी कहीं ना कहीं ये आंदोलन दब गया। अगली बात करें इसका परिणाम क्या निकला। असफलता तो इसकी हो गई, प्रसार भी हमने देखा और इसके कारण। अगला इसका परिणाम क्या निकला, क्या ब्रिटिश लोगों पर कुछ प्रभाव पड़ा या भारतीय लोगों को इस 1857 के विद्रोह से कुछ मिला, उसकी बात करें। तो देखो इसका परिणाम जो था, ब्रिटिश लोगों को पहली बार इतना ज्यादा बड़े स्तर पर अपनी सेना में विद्रोह मिला। तो इसका एक परिणाम सबसे बड़ा ये निकला, भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म और डायरेक्टली भारत ब्रिटिश की रानी या राजा के अंतर्गत आ गया। अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक निजी कंपनी के रूप में व्यापार करने आई थी, उसका शासन समाप्त हो गया और इसके लिए ये लोग क्या लेके आए, 1858 का अधिनियम। क्वीन विक्टोरिया वहां की रानी थी, उनके समय 1858 का अधिनियम आया और इस 1858 के अधिनियम को इलाहाबाद में पढ़ा गया, जिसे हम प्रयागराज कहते हैं। इलाहाबाद को एक दिन के लिए राजधानी बनाया गया। इस घोषणा को पढ़ने के लिए और साथ में इन्होंने बोला
अब जो भारत में जो अधिकारी होगा उसका नाम चेंज कर दिया, अब वो गवर्नर जनरल नहीं, उसे कहा जाएगा वायसराय। और इसकी नियुक्ति पहले कौन करता था? कोड ऑफ डायरेक्टर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बोर्ड था, और उस पर नियंत्रण कौन करता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाया गया। अब इन्होंने बोला ये वायसराय होगा रानी का प्रतिनिधि, ये एक परिवर्तन हुआ, गवर्नर जनरल से वायसराय भारत में हो गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया? भारत में मुगल शासक बहादुर शाह जफर को पकड़ा, क्योंकि उन्होंने नेतृत्व किया था, तो उन पे आरोप लगा आपने इन सैनिकों को भड़काया है। और साथ में उसकी जो पत्नी थी, बेगम थी, उन्होंने इसके साथ विश्वासघात कर दिया। ये छिपे हुए थे हुमायूं के मकबरे के पीछे। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, लेकिन इनकी बेगम साहिबा ने ब्रिटिश लोगों को बता दिया कि वो पीछे छुपे हैं। तो उसके बाद ब्रिटिश लोगों ने बहादुर शाह जफर और साथ में इन बेगम को भी बोला तुम अपने पति की नहीं हो पाई तो हमारी क्या होगी, तुम भी जाओ, और मुगल शासन का समाप्त कर दिया। 1857 के बाद मुगल का कोई भी राजा नहीं बचा, बहादुर शाह जफर लास्ट थे, और इनको भेजा गया रंगून म्यांमार कि आप लोग भारत में रहो ही मत, हम तुम्हें कुछ पेंशन देते हैं और आप भारत से बाहर जाओ, अगर जान चाहिए तो भारत से बाहर जाओ, नहीं वरना तुमको कैद करके रखेंगे। तो फिर उसके बाद बहादुर शाह जफर रंगून म्यांमार चले गए, और मुगल जो सत्ता थी या साम्राज्य था उसका भी अंत हो गया। वैसे इनका अंत 1757-1765 के बाद ही हो गया था, लेकिन असलियत में इसके बाद हुआ। और इन्होंने बोला इंग्लैंड में एक भारत सचिव बनाया जाएगा, जो भारत सचिव कौन होगा? ब्रिटिश संसद का एक मंत्री। और इस भारत सचिव के लिए एक परिषद भी बनाई जाएगी 15 सदस्य की, जो भारतीयों के लिए निर्णय लेगी। ये भी इन्होंने प्रावधान किया, और ये किसको बात बताएगी? ब्रिटिश संसद को या राजा रानी को। ये सारी चीजें हुई। और एक चीज, द्वैध शासन, भारत में जो द्वैध शासन चल रहा था उसका भी अंत हुआ। द्वैध शासन कैसे? एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरी तरफ ब्रिटिश संसद, लेकिन अब ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म, ब्रिटिश संसद का नियंत्रण, तो अब एकात्मक शासन हो गया, द्वैध शासन की समाप्ति हुई। ये भी इसका परिणाम निकला। और साथ में इन्होंने जब देखा कि भाई इस विद्रोह के प्रचार प्रसार में भारतीय अखबार, समाचार पत्र, इनका रोल है, तो भारतीय समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये भी इसका परिणाम है। और इन्हें जब पता चला कि भाई भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया और उनकी असंतुष्टि उसका कारण था, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया? अब सैनिकों को बांट दिया। पहले तो जाति के आधार पर कुछ बटालियन बनाई गई, जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, ये सैन्य टुकड़ियां बनाई गई, जिससे भारतीय लोग जाति के आधार पर विभाजित हो जाए। जाति के आधार पर विभाजित होंगे तो एक साथ नहीं आएंगे, और एक साथ नहीं आएंगे तो विद्रोह नहीं करेंगे। और दूसरा क्या किया? बंगाल की जो सेना थी उसमें हर 2 भारतीयों पर एक अंग्रेज सैनिक, और बंगाल से गैर बंगाल की जो थी वहां हर 5 भारतीय सैनिकों पर 2 अंग्रेज। ऐसे इन्होंने अनुपात के साथ बैलेंस करने की कोशिश रखी कि अगर अब दोबारा से ये लोग विद्रोह करें तो कम से कम हमारे सैनिक भी उसमें शामिल होंगे, बता तो देंगे कि भाई विद्रोह की योजना बन रही है। पहले क्या था, सारे भारतीय लोग थे। साथ में इन्होंने क्या कहा कि भाई इन्हें पता पड़ा विक्टोरिया को भाई सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र पर भारतीयों के हस्तक्षेप से ये
जो दिक्कत है वो फैली है। तो इन्होंने बोला अब ब्रिटिश शासन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप, मतलब वो हस्तक्षेप करेगा नहीं। ऐसे असलियत देखा जाए तो हस्तक्षेप के लिए कुछ बचा ही नहीं था। जो राजा बचे थे वो इनके सहयोगी थे, और उन सहयोगी के आधार पर ये लोग डिसीजन ले रहे हैं। तो ये एक तरीके से इसका परिणाम निकला, और ये परिणाम कहीं भी भारतीयों के लिए फायदेमंद नहीं था। पहले भी ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में ये शासन कर रहे थे, अब ब्रिटिश संसद डायरेक्टली आ गई, गवर्नर जनरल का नाम वायसराय रख दिया, लेकिन भारतीय लोग गुलाम तो अभी भी थे। पहले ये ब्रिटिश संसद इनडायरेक्टली रूल कर रही थी अपने अधिनियमों के द्वारा, अब प्रत्यक्ष रूप से भारतीयों पर नियंत्रण कर रही है। बस इतना ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं हुआ। लेकिन इस 1857 की विद्रोह की जो लहर थी या आंच थी, वो पूरी दुनिया में फैली। सब जगह हो लगा कि भाई भारतीय लोगों को शोषण किया जा रहा है, ब्रिटिश लोग मानवता का हनन कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो फैली। तो इसके बाद इनसे बोला गया एक रिपोर्ट बनाओ कि ये सैनिक विद्रोह क्या भारतीय जनता ने सपोर्ट किया है, किसने। तो इन्होंने बोला देखो इसका स्वरूप जानना पड़ेगा, कैसा था। स्वरूप का मतलब जैसे हमारे पास कपड़े होते हैं, किसी के पहनावे से, किसी के चेहरे से, या किसी कद काठी से उसके बारे में जान सकते हैं, ऐसे ही इन्होंने स्वरूप को जानने की कोशिश की और एक रिपोर्ट दिखाने की कोशिश की लंदन में कि भाई ये जनता का विद्रोह नहीं है, ये सैनिक लोग थे और इनकी कुछ इच्छाएं थी। ये चाह रहे थे हमारा वेतन बढ़ा दो, ये लोग चाह रहे थे कि हमें भी खाना अच्छा मिले, हमें भी प्रमोशन मिले। इस वजह से ये स्टार्ट हुआ है, वैसे कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, और भारतीय जनता तो हमारे साथ है। तो इसलिए इन्होंने इसको क्या दिखाया, सैनिक विद्रोह। ये इसमें सिर्फ सेना शामिल थी, और ये सैनिक चाह रहे थे वेतन में वृद्धि, खान पान अच्छा मिले। तो ये लोग लालची थे, और लालच की वजह से विद्रोह। इसे दिखा के इन्हें क्या फायदा, जनता जो ब्रिटेन की आसपास के समझेंगे हाँ भाई सैनिक विद्रोह था, सैनिक कर लिए। लालची थे, देश की सेवा नहीं करना चाहते थे, और सैनिकों के ऊपर पूरा ब्लेम डाला। लेकिन ऐसा नहीं था, इसमें किसान भी शामिल थे जो भारत की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो इसे सिर्फ सैनिक विद्रोह कहकर हाथ झाड़ने से मतलब नहीं था। असल में भारतीय किसानों के साथ जो शोषण हुआ उसी का परिणाम था इस विद्रोह का होना, और इसे सैनिक विद्रोह नहीं कहा जाता, इसे भारतीय जनता का विद्रोह भी हम कहेंगे। कि जनता बसती थी गांव में और किसान भारतीय जनता का एक नेतृत्व करता था। और किसानों का जो इन्होंने आर्थिक रूप से शोषण किया, चाहे उनसे भू राजस्व वसूला हो, कृषि का वाणिज्यीकरण किया हो, या उनके लिए खाद्यान्न की उपलब्धता ना होने की वजह से अकाल पड़े हो, इस सब से कहीं ना कहीं सैनिक भी प्रभावित हुए, और ये सैनिक भी किसानों के बेटे थे। तो ये किसान बिना वर्दी वाले सैनिक थे, या कह सकते हैं कि जो सैनिक थे वो वर्दीधार किसान थे। किसानों के शोषण की वजह से ये विद्रोह हुआ, तो इसे सिर्फ सैनिक विद्रोह कहना, इसका मतलब ये इस बात सही नहीं है, इसमें भारतीय जनता भी शामिल थी, और जो ब्रिटिश की सामाजिक सांस्कृतिक नीति को भी समझ रहे थे कि भैया ये सब चीजें इसमें थी। फिर आगे जाके इसे हमारे वीडी सावरकर जी ने भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम के नाम से 1857 के विद्रोह को दिखाया। तो उन्होंने बोला ये राष्ट्रीय था, राष्ट्रीयता वाला था विद्रोह। तो वीडी सावरकर जी ने कुछ बात की, बोले देखो पहले राष्ट्रीयता का मतलब क्या होता है, राष्ट्र का मतलब होता है हम की भावना आना, और ये हम की भावना किसी भी आधार पे आ सकती है कि हम सब लोग एक हैं। हो सकता है भाषा के आधार पे आ जाए, हो सकता है धर्म के आधार पे आ जाए, हो सकता है नस्ल के आधार पे आ जाए,
तो इन सारे सैनिकों में हम की भावना आई कि हम सब एक हैं और हमारा जो शत्रु है वो हमें दिख रहा है। हम सबका शत्रु कौन है? अंग्रेज। अंग्रेज ने हमारा शोषण किया है और जब से ये आया तब से हम लोग तबाह हुए हैं और तब से हमारे यहाँ गरीबी आई है, अकाल आया है। तो इसलिए वीडी सावरकर जी ने इसे बताया पहला राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम और साथ में बोला इसमें किसान जो भारत का सबसे बड़ा वर्ग है वो भी शामिल है, इसलिए भी हम कहेंगे इसे स्वतंत्रता संग्राम। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते नहीं राष्ट्रीय तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूरे भारतीय क्षेत्र में नहीं था। पंजाब वाले क्षेत्र के सैनिक इसमें शामिल नहीं थे या लोग शामिल नहीं थे, नीचे दक्षिण भारत के भी नहीं थे, उत्तर पूर्वी भारत के भी नहीं थे, ये सिर्फ उत्तर भारत में ही एक क्षेत्र में सिमट गया। इसलिए इसे बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं भाई ये राष्ट्रीय विद्रोह तो नहीं था। बहुत सारे लोग बोलते हैं अगर राष्ट्रीय विद्रोह इसको ही मानना प्रथम तो सन्यासी विद्रोह में क्या कमी है? वो इससे पहले हुआ, वहां पर भी ब्रिटिश लोगों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा, उसे कहते हैं। लेकिन सन्यासी विद्रोह को इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि उसका दायरा तो इससे भी कम था और साथ में उनमें हम की भावना नहीं थी, वो जमींदार के खिलाफ ही विद्रोह कर रहे थे और उनका कोई उद्देश्य भी नहीं था कि हमें आगे क्या करना है। इस वजह से बोला है। तो इसलिए बोला जाता है कि भाई ये पहली बात प्रथम नहीं था, दूसरा राष्ट्रीय भी नहीं था क्योंकि कुछ क्षेत्र में लिमिटेड था और साथ में स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। स्वतंत्रता संग्राम क्यों नहीं? क्योंकि इन सैनिकों ने स्वतंत्रता की बात ही नहीं की। ये तो सिर्फ ये कह रहे थे कि मुझे मेरी झांसी दे दो, मुझे मेरा अवध दे दो, कोई ये नहीं कह रहा कि हमें भारत दे दो। तो यहाँ पर राष्ट्रीयता की भावना ही नहीं थी। जब देश की बात ही नहीं है तो स्वतंत्रता संग्राम कैसे होगा? ऐसे ही सारे लोग बोलते। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते नहीं भाई इस आधार पर इस चीज को देखना गलत है। हम आधुनिक स्तर पर देख रहे हैं। अगर आप देखेंगे राष्ट्रीयता का मतलब होता है लोगों का एकजुट होना किसी भी चीज को। तो इनका शत्रु एक था इसलिए राष्ट्रीय था। स्वतंत्रता संग्राम इसलिए था क्योंकि इन्होंने बड़े स्तर पर जनता के साथ मिलकर, खासकर किसानों के साथ मिलकर ब्रिटिश को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। प्रथम इसलिए था ये बड़े स्तर का सबसे पहला विद्रोह था जिसने इतने बड़े लेवल पर ब्रिटिश को अपनी नीतियां चेंज करने पे मजबूर किया। गवर्नर जनरल को वापस बुलाया गया, वायसराय बनाया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हुई, विक्टोरिया रानी आई, साथ में ही ब्रिटिश ने बोला हम लोग अब हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस वजह से भी ये कहीं ना कहीं प्रथम था, राष्ट्रीय भी था और स्वतंत्रता संग्राम था, लेकिन इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से। देश की बात अभी नहीं आई है, वो बाद में आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों ने ये सारी चीजें। तो इस वजह से इसके स्वरूप को सब बोलते हैं कि भाई ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, सिर्फ सैनिक विद्रोह तक लिमिट नहीं था। लेकिन कुछ शिक्षित वर्ग इसके उद्देश्य से सहमत नहीं थे। वो बोलते थे इसका उद्देश्य सही नहीं था। ठीक है, इन लोगों ने लड़ाई लड़ी, लेकिन ये लोग वैसा ही शासन चाहते थे जैसा पहले था। ये लोग चाहते थे फिर दोबारा से कम आयु में विवाह हो, सती प्रथा भी चले, ये सारी चीजें ये चाहते थे। तो इसलिए इस विद्रोह को कई बार बोला जाता है कि ये पुनर्स्थापनावादी था। आपसे कई बार पूछा जाएगा 1857 का विद्रोह पुनर्स्थापनावादी था, इसको आलोचनात्मक वर्णन करें, ऐसे क्वेश्चन पूछे। इन्होंने कैसे हम कह सकते हैं? बोले देखो ब्रिटिश पूर्व कैसे था और ब्रिटिश जब आए उसके बाद, और उसके बाद ये लोग जो चाहते थे कि भाई कैसा होना चाहिए 1857 के बाद एक क्या चाहते। देखो ब्रिटिश से पहले भारत में क्या चलता था? मुगल शासन था, मुगल सम्राट एक राजा, साथ में ही गोद लेने का अधिकार था सबको, गोद निषेध नहीं था, नस्लवादी शोषण नहीं था, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था भारतीयों में,
धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप था। अकबर, शाहजहां, ये लोग धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करते थे, सभी धर्म के लोग साथ रहते थे। ब्रिटिश आए तो इन्होंने क्या किया, हमारे सामाजिक क्षेत्र पर हस्तक्षेप किया, हमारे मुगल सम्राट की जो शक्ति थी उसको खत्म कर दिया, ईसाईकरण की नीति अपनाई और भारतीयों को भी ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर करने लगे, गोद लेना समाप्त कर दिया, ये इन्होंने चेंज लाया। और ये 1857 के बाद क्या चाहते थे, बहादुर शाह जफर कोई नेता, इसका मतलब दोबारा से राजा को चाहते थे, राजनीतिक रूप से राज्य तंत्र वाला शासन चाहते थे। धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप चाहते थे कि भाई हम लोग कैसी प्रथा मानते हैं, इसमें आप लोगों को हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं। दोबारा से गोद लेना प्रारंभ करना चाहते थे। तो ये कहीं ना कहीं वही चीजें थी जो ब्रिटिश से पूर्व वाली, इसीलिए इसको बोला जाता है पुनर्स्थापनावादी विद्रोह था ये, जो फिर दोबारा से उसी चीज में लाना चाहता था। और अंत में ये कह सकते हैं पुनर्स्थापनावादी इसलिए था क्योंकि इनमें सुधारवादी धारणा, राष्ट्रवाद की धारणा नहीं थी, इस वजह से ये पुनर्स्थापनावादी विद्रोह के रूप में सामने आए। तो ये हमारा 1857 का विद्रोह है। आप एक क्वेश्चन लिखो। हाँ, एक क्वेश्चन लिखिए, 1857 के विद्रोह के द्वारा भारत में आए परिवर्तनों का रेखांकन करें। भारत में आए परिवर्तनों का रेखांकन करें। देखो अब इसका आंसर कैसे लिखना है, सबसे आपको पहले आपको बताना है 1857 का विद्रोह क्या था और इसके कारण क्या थे, ये आपकी मेन बॉडी, और फिर उसके बाद इसका परिणाम। 1858 का जो एक्ट आया जिसमें गवर्नर जनरल से वायसराय, ब्रिटिश संसद का नियंत्रण भारतीयों पर ज्यादा होने लगा, और निष्कर्ष में कि भाई ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। क्यों? क्योंकि पहली बार ब्रिटिश को इतनी चोट पहुंची, परंतु इसमें राष्ट्रीयता की भावना ना होने की वजह से इसे राष्ट्रीय आंदोलन भी नहीं, राष्ट्रीय आंदोलन बाद में शुरू हुआ। तो ये इसका परिणाम। समझ आया?